एक बड़ा सा लाल ड्रैगन आसमान से सीधा नीचे झपट्टा मारता है और उस भले चंगे शान से फैंटेसी किंगडम का कबाड़ा करके उसे एकदम तंदूर बना देता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और वो जानवर मजे से रास्ते में आने वाली हर चीज को भूनता जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टूटती हुई महल की दीवारों पर एलन सीना ताने खड़ा है। वो गेम का एक टॉप लेवल खिलाड़ी है जिसे इस वर्चुअल दुनिया की रग रग का पता है। आज वो अपनी इसी किताबी नॉलेज की परीक्षा लेने के लिए तैयार है, क्योंकि आज उसका टारगेट बहुत सॉलिड है। उसका मकसद इस उड़ते हुए बड़े से विलन को ढेर करना और खेल के आखिर में मिलने वाला तगड़ा हाई टायर लूट अपने नाम करना है। बिना किसी हिचकिचाहट के एलन हवा में छलांग लगाता है और सीधे ड्रैगन के खुले हुए जबड़े की तरफ बढ़ता है। वो अपने भाले को ऊपर उठाता है ताकि इस लेजेंडरी जानवर को सीधा नर्क का रास्ता दिखा सके। लेकिन भाई, ड्रैगन के कुछ और ही प्लान थे। उसने तुरंत पलटवार करते हुए सफेद गर्म आग का एक जबरदस्त गोला छोड़ दिया, जिसने हमारे इस ओवर कॉन्फिडेंट हीरो को आग के एक बड़े धमाके में लपेट लिया। ऐसी आग जो किसी भी नॉर्मल योद्धा को पल भर में राख कर दे। लेकिन फिर भी एलन उस भयंकर आग के बीच जैसे तैसे टिका रहता है, जिससे वो विशाल जानवर गुस्से में जोर से दहाड़ता है। धमाके के जबरदस्त झटके से एलन पीछे की तरफ फेंका जाता है। हवा के थपेड़ों के बीच वो पागलों की तरह अपने भाले को पकड़े रखता है और नीचे बने पत्थरों के किले पर जाकर इतनी जोर से गिरता है कि धूल, मिट्टी और मलबे के परखच्चे उड़ जाते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि उसके उस अल्टीमेट हाई टायर वार से उस दैत्य के लेजेंडरी स्केल्स पर एक खरोच तक नहीं आई। इससे पहले कि वो खड़ा भी हो पाता, वो बड़ा सा लाल ड्रैगन किसी यमराज की तरह सीधे उसके ऊपर आकर मंडराने लगता है। डर के मारे हमारा हीरो तुरंत अपना चमकता हुआ सिस्टम मेनू खोलता है और पागलों की तरह इमरजेंसी लॉगआउट का बटन दबाने लगता है। लेकिन गेम के इरादे कुछ और ही थे। उसने एलन को वहीं फ्रीज कर दिया। अब ड्रैगन अपना आखिरी वार करने की तैयारी में है और एलन एक बड़ी सी लाल एरर स्क्रीन को खौफ के मारे ताक रहा है, क्योंकि उसका वो फुल प्रूफ एस्केप प्लान पूरी तरह फुस हो चुका है। जैसे ही वो नुकीले दांतों वाला जबड़ा एलन को एक ही बार में पूरा निगलने के लिए खुलता है, तभी एक जोरदार धरती हिला देने वाले धमाके के साथ ड्रैगन का भारी भरकम पंजा नीचे पड़ता है और उसे डिजिटल धूल में कूट देता है। वहीं दूसरी तरफ असली दुनिया में आम लोग लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ये चैलेंजर भी बस एक और सुसाइडल नौसिखिया था। तभी रोशनी की एक चमक के साथ एलन असली दुनिया की एक चलती फिरती सड़क पर वापस आ जाता है, एकदम हैरान परेशान। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा है और वो उस खौफनाक सपने को समझने की कोशिश कर रहा है जिससे वो अभी अभी बचकर निकला है। उसे अभी भी वो आग की गर्मी महसूस हो रही है। ऊपर एक बड़े से डिजिटल बिलबोर्ड पर अपनी शर्मनाक हार का लाइव टेलीकास्ट देखते हुए वो कसम खाता है कि वो उस जरूरत से ज्यादा बड़े छिपकली से अपना बदला जरूर लेगा। अपने घायल ईगो को सहलाते हुए जब वो सिर झुकाए घर की तरफ बढ़ रहा होता है, तो वो आसपास की हलचल से एकदम बेखबर होता है। अचानक कहीं से एक बड़ा सा ट्रक सीधा उसकी तरफ आता है। वही मॉडर्न फैंटेसी का घिसा पिटा ट्रक कुन वाला सीन। डर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसकी गेम वाली रिफ्लेक्सेस इस रफ्तार से आती हुई लोहे की दीवार के सामने एकदम बेकार है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हाड़ कंपा देने वाली बर्फ में मुंह के बल गिरा होता है। उसका खून बह रहा है और कान में सिस्टम वार्निंग की आवाज लगातार गूंज रही है। गेम सिस्टम की वही जानी पहचानी इरिटेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनकर उसे लगने लगता है कि उसकी जिंदगी अचानक किसी फैंटेसी गेम का ट्यूटोरियल क्यों बन गई है। अपने ही खून के जमे हुए तालाब में हाथ ठिठुरते हुए वो गेम डेवलपर्स के सस्ते बजट को कोसने लगता है। वो जैसे तैसे अपने टूटे हुए शरीर को घसीटकर खड़ा करता है तो उसे एहसास होता है कि वो इस खतरनाक बर्फीले इलाके में री इनकॉर्नेट हो चुका है। एलन बस खाली नजरों से उस बर्फीले क्षितिज को देखता रह जाता है और ये समझने की कोशिश करता है कि वो अब भी पैलाडिया गेम के अंदर ही क्यों फंसा हुआ है। लेकिन तभी उसके सिर में एक अचानक और भयानक दर्द उठता है, मानो सिर फटा जा रहा हो। वो अपना सिर पकड़ लेता है, क्योंकि यादों का एक पूरा सैलाब उसके दिमाग में घुस जाता है, जिसमें उसे एक शांत आदिवासी जिंदगी की झलकियां, एक खौफनाक मॉन्स्टर का हमला और एक ऐसा दर्दनाक पास्ट दिखता है जो पक्का उसका तो था ही नहीं। पता चलता है कि उसे एल्विन आर्यन नाम के एक रहस्यमय आदिवासी लड़के की पहचान मिल चुकी है, जो यहाँ एकदम अकेले दुनिया से कटकर रहता था। यानी हमारे इस प्रो प्लेयर का पुनर्जन्म एक ऐसे मामूली क्वेस्ट एनपीसी के रूप में हुआ है जो इस वीराने में पड़ा पड़ा खून से लथपथ हो रहा है। इस बर्फीले नरक से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए एलन आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है और अपना चमकता हुआ सिस्टम इंटरफेस खोलता, पर भाई लॉगआउट बटन अभी भी काम नहीं कर रहा था। हालांकि जब वो अपने इस नए एनपीसी कैरेक्टर की प्रोफाइल देखता है तो उसके स्टैट्स एक बिगिनर के हिसाब से एकदम हिला देने वाले थे। उसे समझ नहीं आता कि ये कैसा धांसू पे टू विन स्टार्टर पैक उसे मिल गया है, खासकर तब जब उसकी नजर कोर नाम के एक गॉड लेवल टैलेंट पर पड़ती है, एक बेहद दुर्लभ एबिलिटी जो सचमुच रियलिटी के नियमों को बदल सकती थी। इससे ये साफ हो जाता है कि इस टूटे फूटे एनपीसी शरीर में पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक और ओवरपावर्ड खिलाड़ी बनने का पोटेंशियल है। अपने चमकते हुए इंटरफेस को देखते हुए एलन को समझ आता है कि ये स्टार फोर्ज टैलेंट उसे पूरी वर्चुअल दुनिया को अपने हिसाब से ढालने की ताकत देता है। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब वो अपने इस नए नाम को गेम की पुरानी कहानियों से जोड़कर देखता है।
उसे पता चलता है कि जिस शरीर में वो आया है वो कोई और नहीं बल्कि गेम का फ्यूचर फाइनल रेड बॉस है, एक ऐसा लेजेंडरी विलन जिसे खिलाड़ी ब्लैक एंड ब्रेव किंग के नाम से जानते हैं, जो हड्डियों के पहाड़ और पूरी तबाही के ऊपर बैठता है। हमारा लड़का अपने ही खून से सने हाथों को देखता रह जाता है और सोचता है कि क्या उसकी किस्मत में इस दुनिया का सबसे बड़ा काल बनना ही लिखा है। खैर, आगे की सोचना तो दूर, फिलहाल की हकीकत उतनी आलीशान नहीं थी, क्योंकि इस वक्त वो बर्फ में खोया हुआ, खून से लथपथ एक ठिठुरता हुआ जंगली बच्चा था। उधर गेम की दुनिया बड़े बड़े ग्लोबल वॉर, खतरनाक डंजियन हमलों और हरे रंग के खून खराबा करने वाले मॉन्स्टर्स के हमलों की तरफ बढ़ रही थी। यही नहीं, हड्डियों की एक ऐसी बाढ़ आने वाली थी जो पूरे महाद्वीप को साफ कर दे, और पागल कीमियागर अपनी छिपी हुई लैब में दुनिया खत्म करने वाली महामारियां तैयार कर रहे थे ताकि वो खुद को भगवान बना सकें। एलन तुरंत इस तबाही के बीच एक लो लेवल एनपीसी के बचने के चांस कैलकुलेट करता है, और भाई रिजल्ट एकदम घटिया आता है। वो अपने दांत भींचता है और इस बर्फीले वीराने में हर हाल में जिंदा रहने की कसम खाता है, क्योंकि एक शुरुआती मामूली मॉब की तरह मरना बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। अपने बहते हुए जख्म को दबाए हुए एलन अंतहीन बर्फ के बीच लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है, और उसके खून के निशान पीछे छोड़ते जा रहे हैं जो वहां के शिकारियों को फ्री के खाने का इनविटेशन दे रहे थे। उसका थका हारा शरीर जल्दी ही जवाब दे जाता है और वो घुटनों के बल गिर पड़ता है। बर्फीली हवाएं उसे इंसानी कुल्फी बनाने पर तुली थीं, पर हमारा लड़का इस पहले से तय किस्मत के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं था। वो इस सर्दी में जिंदा रहने और अपने छिपे हुए खानदानी खून को जगाने की कसम खाता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए एक बढ़िया गोल था। लेकिन इस वक्त उसका सबसे पहला काम था एक बड़े से बर्फीले पहाड़ की ढलान से फिसलकर मरने से बचना। तभी उसकी गेम की पुरानी किताबी नॉलेज काम आती है। उसे याद आता है कि यहाँ से कुछ ही मील दूर शिकारियों का एक छोटा सा केबिन है, जहाँ लकड़ी और खाने पीने का सामान रखा है, जो कि सेंट्रल एम्पायर लिंड की तरफ जाने वाले व्यापारियों के काफिले में शामिल होने से पहले एक परफेक्ट अस्थायी ठिकाना हो सकता था। लिंड वो जगह थी जहाँ से गेम की असली कहानी शुरू होती है, यानी एक महत्वाकांक्षी एनपीसी के लिए लेवल अप करने की सबसे बेस्ट जगह। और सबसे बड़ी बात, लिंड अल्केमिक नाइट क्लास की शुरुआत की जगह थी, एक ऐसा खतरनाक और अजय बिल्ड जिसमें वो अपनी पिछली जिंदगी में मास्टर था और जिससे वो कभी न टूटने वाले आर्मर बना सकता था, जिससे वो हाई टायर मैजिक को मिक्स कर सके भारी मेटेलिक प्लेटिंग के साथ, जिससे वो खुद को तबाही मचाने वाला एक चलता फिरता हरी रोशनी से चमकता हुआ टैंक बना सके। लेकिन उसका ये बड़ा सा हसीन सपना वहीं टूट जाता है जब उसके तेज कानों को पास की बर्फीली झाड़ियों में एक डरावनी सरसराहट सुनाई देती है। झाड़ियों में अचानक हुई उस सरसराहट को सुनकर एलन रुकता है और पीछे मुड़कर देखता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि इस बर्फीले वीराने में वो अब अकेला नहीं है। अपने बहते हुए जख्म को दबाए हुए हमारा लड़का किसी के देखने से पहले छिपने की कोई अच्छी जगह ढूंढने के लिए बर्फ की ढलान पर तेजी से भागता है। अपनी मौजूदगी छिपाने के लिए वो बर्फ के एक बड़े से ढेर के पीछे मुंह के बल कूद जाता है और अपनी सांस रोक लेता है। उसका दिल उसकी पसलियों पर जोर जोर से धड़क रहा है। बर्फ की उस मुंडेर के ऊपर से झांकते हुए वो सोचता है कि इस सुनसान रास्ते पर कोई तब तक नहीं आता जब तक कि उसके पास कोई बहुत खास और खतरनाक वजह न हो। और जैसा कि उसने सोचा था, दूर छाई धुंध के बीच से तेजी से आते हुए कुछ घुड़सवार दिखाई देते हैं जो उड़ती हुई बर्फ का एक बड़ा सा गुबार उड़ा रहे हैं। सामने एक सफेद हुड पहने सुनहरे बालों वाली लड़की दिखती है जो एक बड़े से पंखों वाले एविन जानवर पर सवार होकर अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रही है। वहीं दूसरी तरफ लाल चमकती आंखों वाले काले हुड वाले हमलावरों का एक दस्ता नीली आग उगलने वाले खौफनाक काले घोड़ों पर उसका पीछा कर रहा है। वो लड़की तीर कमान की जानलेवा बारिश से बचते हुए अपने उस जानवर को कसकर पकड़े हुए है और उसका चेहरा डर के मारे एकदम पीला पड़ चुका है। लेकिन वो पीछे पड़े बेरहम हमलावर अपने भारी हथियारों को बार बार रीलोड कर रहे हैं ताकि इस बर्फीले रेगिस्तान के बीचों बीच उसे ढेर कर सकें। अपनी छिपने वाली जगह से देखते हुए एलन नोटिस करता है कि उन काले घोड़ों के मुंह से सर्दियों वाली भाप नहीं निकल रही है, जिससे वो ताड़ जाता है कि ये जानवर असल में जिंदा नहीं बल्कि मरे हुए हैं। नीली आग से लिपटे ये खामोश जानवर एलरॉन के बड़े नवाबों की खास सवारी हैं। मतलब कोई बहुत पावरफुल लोग इस लड़की को मरा हुआ देखना चाहते हैं। वो लड़की उस बर्फीली घाटी को चीरते हुए अपने बड़े से पंखों वाले जानवर पर जैसे तैसे उनसे आगे निकल पा रही है। तभी एलन उसे तुरंत पहचान लेता है। ये फ्रेडी गट्समिथ है, जो आगे चलकर जादुई किंगडम एलैंड की एक लेजेंडरी महारानी बनने वाली है, पर फिलहाल वो सिर्फ एक राजकुमारी है। उसे समझ आ जाता है कि गेम के टाइमलाइन में वो उसकी कामयाबी से बरसों पहले आ गिरा है, जब वो सिर्फ एक खतरे में फंसी रॉयल मेंबर थी। अपने प्रो प्लेयर वाले दिमाग से वो तुरंत अंदाजा लगाता है कि ये तीनों हुड वाले हमलावर सिर्फ लो लेवल के मामूली गुंडे हैं जिन्हें वो आराम से संभाल सकता है। अब अगर उसे फ्यूचर की महारानी के साथ एक तगड़ा और गेम चेंजिंग कनेक्शन बनाना है तो हमारे लड़के के पास बस एक ही समझदारी भरा रास्ता बचता है। इसलिए वो वापस गहरी बर्फ में छिप जाता है और अपने दांव के लिए तैयार होता।
जबकि वो पीछा करने वाले उसकी छिपने वाली जगह के ठीक सामने से गुजर रहे होते हैं। इस बीच आगे चल रहे हमलावर आपस में तय करते हैं कि राजकुमारी को जिंदा रखने का झंझट उठाने से अच्छा है कि उसे निपटा दिया जाए। वो अपनी भारी क्रॉसबो उठाते हैं ताकि एक सटीक निशाने से उसकी इस भाग दौड़ का हमेशा के लिए द एंड कर सकें। ठीक उसी वक्त वो आग उगलने वाला एक घोड़ा एलन के बर्फीले गड्ढे के ठीक ऊपर से छलांग लगाता है, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि नीचे मौत का फंदा तैयार है। एलन अपने उस बर्फीले गड्ढे से स्प्रिंग की तरह उछलता है और पास से गुजर रहे राइडर के पैर को लोहे की शिकंजे जैसी पकड़ से दबोच लेता है। वो हुड वाला हत्यारा एकदम भौचक्का रह जाता है और उसका वो आग उगलने वाला घोड़ा गहरी बर्फ में अपना बैलेंस खो बैठता है। एक जबरदस्त झटके के साथ हमारा लड़का उस घबराए हुए हमलावर को खींचकर सीधे बर्फीली जमीन पर पटक देता है। अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए वो तुरंत अपनी बारबेरियन बर्सर्क स्टेट को ऑन कर लेता है, जिससे उसका शरीर शुद्ध ताकत के एक खौफनाक लाल घेरे से चमकने लगता है। बाकी घुड़सवार एकदम सदमे में अपनी गाड़ियां घुमाते हैं। उन्हें समझ आता है कि उनके साफ सुथरे मर्डर मिशन के बीच में कोई लोकल बंदा कूद पड़ा है, लेकिन एलन उन्हें सोचने समझने का मौका ही नहीं देता। वो अपने बूट के नीचे दबे उस हक्के बक्के हत्यारे को खत्म करने के लिए एक तेज खंजर उठाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के ब्लेड को सीधे दुश्मन के सीने में उतार देता है। इससे ये साबित हो जाता है कि उसके गेम वाले रिफ्लेक्सेस असली दुनिया की लड़ाई में भी एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं, और उसका ये शक भी पक्का हो जाता है कि ये बदसूरत पीले चेहरे वाले पागल कल्ट के लोग वाकई में उसी एलेंड जादुई किंगडम के भेजे हुए घटिया कल्ट वाले गुंडे हैं। उन्हें देख बचे हुए दोनों हमलावर राजकुमारी का पीछा छोड़ते हैं और अपने हथियार तानकर सीधे एलन की तरफ लपकते हैं, लेकिन हमारा लड़का एकदम कूल होकर उस ताज़ा लाश को ही अपना ह्यूमन शील्ड बना लेता है, जिससे उन दोनों के क्रॉसबो के तीर उन्हीं के साथी के बदन में घुसकर उसे तीर कमान का स्टैंड बना देते हैं। एलन नोटिस करता है कि इन ब्लड रेस दुश्मनों की हेल्थ काफी ज्यादा होती है, यानी सीने में सिर्फ एक बार खंजर घोंपने से ये इतनी जल्दी ढेर नहीं होने वाले। इसी बीच लड़ाई के इस गदर को देखकर राजकुमारी का वो बड़ा सा पंखों वाला परिंदा डर के मारे जोर से चीखता है, जिससे फ्रेडी फिसलती हुई बर्फ पर जाकर गिरती है और पागलों की तरह अपने घबराए हुए जानवर को संभालने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर लीडर गुंडा अपने बचे हुए साथी को ऑर्डर देता है कि वो जाकर राजकुमारी का काम तमाम करे, जबकि इस सिरदर्द बने बारबेरियन को वो खुद संभालेगा। वो घोड़े पर आगे आकर अपने नीचे दबे साथी का मजाक उड़ाता है कि कैसे एक मामूली लो टायर जंगली ने उसकी बैंड बजा दी, लेकिन एलन को उनके इस पारिवारिक ड्रामे से कोई लेना देना नहीं था। वो आराम से उस लहूलुहान गुंडे की लाश को सीधे उस घुड़सवार लीडर की तरफ फेंक देता है। लीडर अपने उस बेकार साथी को आसानी से लपक लेता है। तभी सिस्टम स्क्रीन पर उनके ऑफिशियल टाइटल दिखाई देते हैं। एक था टायर 2 ब्लड ड्रिंकर और दूसरा टायर 1 एम्ब्रेस्ड 1। इसे देखकर एलन का कैलकुलेशन एकदम पक्का हो जाता है और वो एक प्रो प्लेयर वाले शांत भरोसे के साथ बचे हुए खतरे को नापने लगता है। इसके बाद वो लीडर अपने घोड़े से कूदता है और हमारे लड़के के परखच्चे उड़ाने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी रेपियर से इतनी बिजली जैसी तेज वार करता है कि एलन को इस ब्लड रेस की लेजेंडरी स्पीड के सामने अपने पैर की उंगलियों पर टिकना पड़ता है। उस जानलेवा वार से बाल बाल बचते हुए एलन को ठंडी तलवार अपने गाल को छूती हुई महसूस होती है और उसे समझ आता है कि ये ऊंचे खानदान के खून चूसने वाले एकदम बेकार भी नहीं है। लेकिन हमारा लड़का तुरंत पलटवार करते हुए उस कातिल की कलाई को अपने हाथ से दबोच लेता है और उसके हथियार को वहीं जाम कर देता है। अब वो अपनी पूरी ताकत से एक ऐसा सॉलिड मुक्का मारने की तैयारी करता है जो इस हुड वाले नवाब की सारी हेकड़ी ठिकाने लगा दे। वो हमलावर एकदम खौफ से देखता रह जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि बारबेरियन की इस असली ताकत के आगे उसकी ये तेज स्पीड धरी की धरी रह गई। और फिर एक कड़कड़ाती हुई आवाज के साथ एलन का मुक्का सीधे उसके जबड़े पर बैठता है, जिससे वो घमंडी नवाब बर्फीली हवा में गोल गोल घूमता हुआ दूर जा गिरता है। एलन मन ही मन अपनी किस्मत को थैंक्स बोलता है कि उसकी बर्सर्क स्टेट में दर्द सहने की कमाल की ताकत है, जिसकी वजह से खून बहने के बाद भी वो मजे से हिलडुल पा रहा था। वो अपने खून से सने खंजर को एक तरफ फेंकता है और एल्रॉन के नवाबों का मजाक उड़ाता है कि इन्हें असली दुनिया की लड़ाई का रत्ती भर भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो जो नजारा दिखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो सो कॉल्ड नाजुक सी दिखने वाली राजकुमारी आखिरी गुंडे को एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे दबाकर बैठी थी। वो उस हमलावर के सिर पर इतनी बेरहमी और पागलों की तरह पत्थर बरसा रही थी कि हमारा हीरो भी सदमे में आ गया। पसीना पसीना हुआ एलन तुरंत अपने हाथ खड़े करके सरेंडर कर देता है और उसके खानदान के बारे में कहे अपने सारे शब्द चुपचाप वापस ले लेता है। फिर एलन बर्फीली जमीन की तरफ इशारा करते हुए आराम से उसे ये बुरी खबर सुनाता है कि उसका वो बड़ा सा पंखों वाला जानवर अब आखिरी सांसें ले रहा है। डर के मारे कांपती हुई फ्रेडी तुरंत उन मरे हुए गुंडों के ऊपर से दौड़ती है और अपने प्यारे साथी के पास पहुंचकर उसका नाम चिल्लाने लगती है। वो उस बड़े से पीले पंछी को अपनी बाहों में समेट लेती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो उसे दिलासा देने की नाकाम कोशिश करती है। वो बेचारा जानवर आखिरी बार एक हल्की सी आवाज निकालता है। उसकी भारी पलकें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और उसकी जिंदगी की आखिरी
चिंगारी भी बुझ जाती है। टूटे दिल के साथ वो राजकुमारी उस कड़ाके की ठंड में घुटनों के बल बैठकर अपने वफादार साथी को आखिरी अलविदा कहती है। एलन कुछ कदम पीछे खड़ा होकर इस इमोशनल सीन को एक पुराने तजुर्बेकार गेमर की तरह बिना किसी भावना के बस प्रैक्टिकल नजरिए से देख रहा होता है, जब तक कि फ्रेडी खुद को संभाल नहीं लेती और खड़ी होती है। वो बड़े ही सलीके से खुद का इंट्रोडक्शन राजकुमारी फ्रेडी के रूप में देती है और उसे दिल से थैंक यू बोलती है। हमारा लड़का मन ही मन उसके कमाल के लुक की तारीफ करने लगता है। उसे याद आता है कि गेम में अपने टॉप क्लास कैरेक्टर मॉडल की वजह से वो फैंस की कितनी बड़ी फेवरेट थी, लेकिन उसका इस तरह लगातार और बेशर्मों की तरह ताकना राजकुमारी को अलर्ट कर देता है और वो सीधे पूछ बैठती है कि वो आखिर देख क्या रहा है। इससे एलन का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो अपनी नजरें चुराने के लिए नर्वस होकर अपना गजल खुजलाने लगता है और तुरंत कोई बेहद जरूरी पर एकदम नकली बात बना देता है। फिर वो मरे हुए हमलावर के पास जाता है और अपनी जेब से एक पिलास निकाल लेता है। फ्रेडी एकदम भौचक्की होकर चुपचाप उसे देखने लगती है। असल में हमारे लड़के को अच्छे से पता था कि इन हाई क्वालिटी वैम्पायर्स के दांत ब्लैक मार्केट में बहुत महंगे बिकते हैं, यानी ये कमाई का एक बढ़िया शॉर्टकट था। वो मरे हुए गुंडे के कुछ दांत उखाड़ लेता है और एक पक्के प्रोफेशनल गेमर की तरह उस ताज़ा खून से सने लूट को मजे से अपनी जेब में रख लेता है। लूटपाट का ये अजीबो गरीब नज़ारा देखकर आखिरकार फ्रेडी अपनी चुप्पी तोड़ती है और उसका नाम और पता पूछती है। इस पर हमारा लड़का एक कूल सा पोज मारता है और अपना नाम एल्विन आर्यन बताता है, एक सीधा साधा पहाड़ी बंदा जो बस इस ठंड में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। ये नाम सुनते ही राजकुमारी के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे एक पुराने लेजेंडरी टाइटल की याद आ जाती है, जिससे वो फटी आंखों से उसे देखने लगती है। गेम की इतनी गहरी जानकारी देखकर एलन भी हैरान रह जाता है। फ्रेडी बताती है कि उसने एलैंड की शाही लाइब्रेरी में उसके लोगों के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस टाइमलाइन के बारे में और जानकारी निकालने के लिए हमारा लड़का आराम से पूछ लेता है कि आखिर ये मरे हुए घोड़ों वाले गुंडे उसके पीछे क्यों पड़े थे। इस पर वो सुनहरे बालों वाली राजकुमारी अपनी बाहें सिकोड़ती है और बताती है कि वो एल्रॉन किंगडम की पहली राजकुमारी है। वो समझाती है कि जब वो अपनी एकेडमी के ग्रेजुएशन प्रोग्राम में जा रही थी, तब रास्ते में उस पर यह हमला हुआ, यानी उसकी लाइफ का एक खुशी का मौका अचानक जिंदा रहने की जंग में बदल गया। एलन अपनी भौहें चढ़ाता है और पूछता है कि भला वो अपने देश की बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर दूर इस कड़ाके की ठंड वाले उत्तरी इलाके में कैसे आ पहुंची। फ्रेडी गिरती हुई बर्फ की तरफ देखते हुए कहती है कि घर पर बने एक बहुत बड़े और जानलेवा जाल से बचने के लिए उसे ये लंबा और मुश्किल रास्ता चुनना पड़ा। ये सुनते ही एलन के दिमाग में एलैंड का पूरा इतिहास घूम जाता है, एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जादुई किंगडम जो अपनी प्रतिबंधित नेक्रोमेंसी के लिए बदनाम था और जिस पर एक असली डेमन किंग राज करता था। उसे याद आता है कि ये लोग पहले शांति से रहने वाले कबीलाई हकीम हुआ करते थे, लेकिन फिर धार्मिक कट्टरपंथियों ने इन्हें खदेड़कर इस सूनी और बेरहम बर्फीली जमीन पर जीने के लिए छोड़ दिया। यहाँ के खतरनाक मॉन्स्टर से बचने के लिए उन्हें अजीबोगरीब टोने टोटके और मांस का जादू सीखना पड़ा, जिसने उन सीधे साधे डॉक्टरों को जानलेवा लड़ाकू जादूगरों में बदल दिया। इसी से नेक्रोमेंसी के उस खौफनाक रास्ते की शुरुआत हुई, जहाँ इनके सबसे सनकी जादूगर इंसानी हड्डियों और आत्माओं से खिलवाड़ करने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने इंसानी शरीर को पूरी तरह बदलकर उसे तबाही मचाने वाला एक जादुई हथियार बनाने का खुफिया और हाईटेक तरीका भी ढूंढ निकाला। तब से ये सटके हुए एलैंडवासी अपनी असली ताकत को डरावने और अजीब लुक्स के पीछे छिपाकर रखते हैं, ताकि बाकी दुनिया बस अंदाजे लगाती रहे। खासकर इसलिए क्योंकि वहाँ के आम लोगों पर तो ये सस्ते में मास मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जैसे गरीब मजदूरों के शरीर में सांड और गोरिल्ला जैसी ताकत फिट कर देना। ये सब सोचकर एलन मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सीधी सादी दिखने वाली राजकुमारी आगे चलकर अपने ही किंगडम के खिलाफ एक बहुत बड़ी और दुनिया हिला देने वाली क्रांति की लीडर बनने वाली है। बर्फीले पहाड़ों की तरफ देखते हुए फ्रेडी की किस्मत में अपने किंगडम के इस सख्त जात पात वाले सिस्टम को तोड़ना लिखा तो है, पर उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा अंधकार में है। लेकिन एलन उसके इस दुख भरे किस्मत वाले भाषण को बीच में ही काटते हुए सीधे पूछता है कि घर पर असली जाल से बचने का उसका क्या मतलब था। इस पर फ्रेडी समझाती है कि वो एकेडमी वाला हमला तो बस एक दिखावा था, ताकि उसे मजबूरन उस मेन हाईवे पर भेजा जा सके जहां दुश्मन की मुख्य सेना उसका इंतजार कर रही है, और इसीलिए वो अपने गार्ड्स को छोड़कर इस बर्फीले लंबे रास्ते पर निकल आई। ये बोलते हुए वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेती है और मानती है कि उसने सोचा था कि वो इस वीराने में पीछे भेजे गए छोटे मोटे गुंडों को आराम से संभाल लेगी। ये देखकर एलन मन ही मन हैरान होता है कि एलैंड की आगे चलकर खून की प्यासी डेमन किंग बनने वाली इस लड़की का अभी इतना सीधा और मासूम सा बचकाना रूप है। तभी फ्रेडी उसके ख्यालों को तोड़ते हुए शक के साथ पूछती है कि क्या वो उसकी बात सुन भी रहा है। इस पर हमारा लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक मक्खन जैसा झूठ बोल देता है और फिर बड़े आराम से पूछता है कि क्या वो उस असली मास्टरमाइंड का नाम जानना चाहती है जिसने उसकी जान लेने के लिए ये हिट स्क्वाड भेजा था। बिना उसके जवाब का इंतजार किए एलन नीचे झुकता है और उस लीडर गुंडे की जमी हुई लाश का कॉलर पकड़ लेता है। वो उस भारी भरकम लाश को बर्फ पर घसीटते हुए राजकुमारी को एक छिपा हुआ सुराग दिखाने ले जाता है और राजकुमारी एकदम कंफ्यूज होकर उसे बस देखती रह जाती है। लाश के पास उकड़ू बैठकर एलन बड़े आराम से पूछता है कि उसके किंगडम में ऐसे कितने नवाब हैं जिन्होंने मांस बदलने वाले इस खतरनाक जादू में महारत हासिल की है। ये सवाल फ्रेडी को अंदर से हिला देता है।
वो बताती है कि वैसे तो 12 नवाबों के परिवार उसके एकेडमी के रिफॉर्म्स के खिलाफ हैं, लेकिन किसी की इतनी औकात नहीं कि खुलेआम राज परिवार के किसी सदस्य का मर्डर करवा दे। लेकिन हमारा लड़का बस मुस्कुराता है और बर्फ में पड़ी उस सो कॉल्ड लाश के चेहरे पर अपना बूट कसकर रख देता है। राजकुमारी बिना पलक झपकाए एकदम हैरान होकर पूछती है कि आखिर इसके पीछे और कौन हो सकता है। तभी एलन नेक्रोमेंसर्स की तरफ इशारा करता है और अपने पैर के नीचे दबे उस मुर्दे का जोर से मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मरने की एक्टिंग करने में भाई तुम एकदम फिसड्डी हो। और ठीक उसी वक्त उस गुंडे की आंखें झटके से पूरी खुल जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि उसका ये चालाकी भरा नाटक पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। वो एक डरावनी हंसी के साथ उठकर बैठता है और मानता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उत्तर का कोई मामूली जंगली उसकी इस चाल को पकड़ लेगा। तभी उसका मांस पिघलने लगता है और नीचे से एक खौफनाक हड्डियों का ढांचा निकल आता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो सिर्फ एक कठपुतली था। फ्रेडी तुरंत पहचान जाती है कि ये एलन के किसी हाई लेवल ग्रैंड विजार्ड का पेचीदा बोन मैनिपुलेशन और दूर से कंट्रोल करने वाला स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन का जादू है। वो हड्डियों की कठपुतली धीरे धीरे खड़ी होती है और फ्रेडी का मजाक उड़ाते हुए उसके तेज दिमाग की तारीफ करती है कि वाह, तुम तो वही लेजेंडरी टॉपर हो जिसने मेरे इस पुतले को पहचान लिया। वो कंकाल अपनी उंगलियां चटकाते हुए एक खुफिया प्लान की शेखी बघाड़ता है, जिसे किसी बड़े और रहस्यमय ऊंचे पद के लोगों का सपोर्ट हासिल था। तभी अचानक मरे हुए गुंडों के नीचे चमकते हुए जादुई घेरे एक्टिवेट हो जाते हैं, जो उन लाशों को एक काले प्रतिबंधित जादू के ईंधन में बदल देते हैं। वो मरे हुए लाशें नेक्रोमेंसी के एक बेहद घिनौने खेल में आपस में बुरी तरह कटने फटने लगती हैं और उनका मांस और हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं। देखते ही देखते उनकी हड्डियां और मांसपेशियां मिलकर एक आसमान छूते हुए कई आंखों वाले भयानक दैत्य का रूप ले लेती हैं, जो उस बर्फीली पहाड़ी हवा में एक रूह कंपा देने वाली चीख मारता है। अब सामने एक बिना खाल वाला नंगी मांसपेशियों और हड्डियों से ढका विशाल मॉन्स्टर खड़ा था, जिससे शुद्ध और खतरनाक जादुई ताकत की खौफनाक वाइब्स निकल रही थीं। वो घमंडी जादूगर का पुतला अपनी इस कलाकृति के सामने खड़ा होता है और मजाक में अफसोस जताता है कि उसे ऐसे होनहार और टैलेंटेड युवाओं को खत्म करना पड़ रहा है। इस बहुत बड़े खौफनाक मॉन्स्टर को देखकर फ्रेडी एकदम अलर्ट हो जाती है और खुद को एक ऐसी बॉस फाइट के लिए तैयार करती है जिसे जीतना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन एलन बड़े आराम से हाथ हिलाते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम आराम से बैठो, बातचीत मैं संभालता हूँ। वो अपने हाथ फैलाता है और मजे से कहता है कि ये डरावना ग्रैंड विजार्ड असल में सिर्फ एक मिड-टायर बॉस है, कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं। ये सुनकर वो हड्डियों का पुतला उसकी इस हिम्मत पर हंसता है और पूछता है कि क्या एक मामूली जंगली को सच में लगता है कि वो इस टक्कर में जिंदा बच पाएगा। एलन एक शातिर मुस्कान देता है और बड़े आराम से मानता है कि वो तो बस अपनी उत्सुकता मिटाने के लिए पूछ रहा था, उसका लड़ाई करने का कोई इरादा नहीं है। और इससे पहले कि वो हैरान राजकुमारी कुछ समझ पाती या रिएक्ट करती, हमारा लड़का बिना किसी वार्निंग के अचानक उसे कमर से दबोच लेता है। वो उसे सीधे अपने कंधे पर उठाता है और दुश्मन को बड़े टशन में याद दिलाता है कि बेटा, जंगलियों के पास भागने की लेजेंडरी स्पीड भी होती है, स्किल। और वो उस खूंखार ग्रैंड विजार्ड को एक हंसता हुआ बाय बाय बोलकर बर्फीले मैदानों में किसी रॉकेट की तरह तेजी से रफू चक्कर हो जाता है। वो हड्डियों की कठपुतली एकदम हक्की बक्की रह जाती है कि इस मामूली जंगली को कैसे पता चल गया कि उसका ये विशाल मॉन्स्टर अभी पूरी तरह सेट भी नहीं हुआ था। गुस्से से पागल जादूगर चिल्लाते हुए धमकियां देने लगता है और तभी उसकी वो कठपुतली खींचकर सीधे उस मुख्य मॉन्स्टर के शरीर के अंदर घुस जाती है। वो अपनी चेतना को सीधे उस दैत्य के सीने के बीच में फिट कर लेता है ताकि इस घिनौनी वॉर मशीन को खुद अपने हाथों से कंट्रोल कर सके। वो मॉन्स्टर एक बहरा कर देने वाली खून की प्यासी दहाड़ मारता है और उन दोनों का शिकार करने के लिए एक फिक्स कमांड के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन एलन इसे बस हंसकर टाल देता है और पीछे से आ रहे हरे रंग के जादुई गोलों की बौछार के बावजूद उस बॉस की धीमी स्पीड का मजे से मजाक उड़ाता है। वो उस जानलेवा जादुई तोपखाने से बचते हुए उन बर्फीले उत्तरी पहाड़ों में गहराई की तरफ बड़े ही खतरनाक तरीके से भाग निकलते हैं। अपने पैरों के ठीक पीछे हो रहे उन हरे जादुई धमाकों से बचते हुए एलन राजकुमारी को कंधे पर लादे आगे भागता जा रहा है, जबकि वो बिना खाल वाला विशाल लाल मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ा है और चिल्लाकर पूछ रहा है कि एक मामूली जंगली को इस प्रतिबंधित काले जादू के बारे में इतना सब कैसे पता है। लेकिन हमारा लड़का बस एक शातिर मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर देखता है और आराम से चिल्लाता है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा एक मामूली जंगली हूँ। ये सुनकर वो गुस्से से तमतमाया ग्रैंड विजार्ड हवा में छलांग लगाता है और चिल्लाता है कि अपने इन सीक्रेट्स को सीधे अपनी कब्र में ले जाओ। वो एक बहुत बड़ा चमकता हुआ हरा जादुई मंत्र तैयार करने लगता है, जिसका मकसद उन दोनों को एक ही तगड़े धमाके में पूरी तरह राख करना था। वो अपनी उस काली जादुई एनर्जी को सीधे उस मॉन्स्टर के सीने के बीच फंसी हड्डियों की कठपुतली के जरिए बाहर निकाल रहा होता है, जिसे देखकर फ्रेडी के होश उड़ जाते हैं। वो पूरे पैनिक में चिल्लाती है क्योंकि वो इस लेजेंडरी हाईटायर मंत्र को पहचान चुकी थी, जिसे फिंगर ऑफ डेथ कहा जाता है। एलन उससे कहता है, चुप रहो और बिना हिले डुले टिकी रहो, और इस हाई स्पीड दौड़ के दौरान उसका बैलेंस बनाए रखने के लिए वो उसे पीछे से कसकर पकड़ लेता है। ये देखते ही राजकुमारी का शाही गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है
वो शर्म और गुस्से से लाल पीली होकर उसके इस तरह गलत जगह हाथ रखने पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन उसकी ये सारी शिकायतें धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि उनके ठीक पीछे एक बहुत बड़ा जादुई धमाका होता है जिससे पूरा बर्फीला आसमान रोशनी से चमक उठता है। अपने दिमाग में एक एक सेकंड की उल्टी गिनती करते हुए एलन उस सटीक पल का अंदाजा लगाता है जब दुश्मन का वो अल्टीमेट मंत्र अपने चरम पर पहुंचेगा। और फिर एक चालू सी मुस्कान के साथ हमारा लड़का अपनी जेब से एक चमकता हुआ हल्का और मुड़ने वाला क्रॉसबो निकालता है ताकि इस कछुए की चाल वाले बॉस को दिखाए कि असली काम कैसे किया जाता है। वो एक बहुत ही तेज रफ्तार वाला तीर छोड़ता है जो उस ठंडी पहाड़ी हवा को चीरता हुआ सीधे उस मांस के लोथड़े जैसे मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और सीधा निशाना बैठता है उस दैत्य के सीने में फंसी जादूगर की उस हड्डियों वाली कठपुतली पर। इससे उसका वो हाई टायर मंत्र बीच में ही गड़बड़ा जाता है और एक भयानक जादुई पलटवार होता है जो उस मॉन्स्टर के कोर को ही उड़ा देता है। टूटी हुई हड्डियां और मांस के टुकड़े हर तरफ बिखर जाते हैं और वो बड़ा सा बिना खाल वाला दैत्य उस कड़ाके की बर्फ में औंधे मुंह गिर पड़ता है, क्योंकि उसकी सारी काली जादुई ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब जाकर एलन आराम से राजकुमारी को नीचे उतारता है और मजे से कहता है कि चलो भाई, फिलहाल का खतरा तो ऑफिशियल तौर पे टल गया। लेकिन फ्रेडी बस फटी आंखों से उसे देखती रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक मामूली जंगली ने ऐसा चमत्कार कैसे कर दिखाया। इसी बीच वो पिघलती हुई हड्डियों की कठपुतली आखिरी बार एक कड़वी हंसी हंसती है और वादा करती है कि अगली मुलाकात के लिए मैं तुम्हारा ये चेहरा याद रखूंगा। इसके बाद सीन सीधा बदलता है। यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर उस काले और रहस्यमयी एलैंड किंगडम की बारिश से भीगी राजधानी वेनेओर में बारिश से भीगे उस खूबसूरत स्प्रिंग पैलेस के अंदर गुलाबी बालों वाला एक रॉयल लड़का बड़े ही पैनिक में महल के बड़े बड़े गलियारों से दौड़ता हुआ जा रहा है। उसका चेहरा गहरी चिंता से उतरा हुआ है और वो सीधे किंगडम के बीमार और बिस्तर पर पड़े राजा के प्राइवेट कमरों की तरफ भाग रहा है। वो दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है उस सिंहासन कक्ष के अंदर, ताकि अपने बीमार पिता को ये खबर दे सके कि राजकुमारी फ्रेडी अपने सफर के दौरान कहीं पूरी तरह लापता हो गई है। लाल कालीन पर एक घुटने के बल बैठते हुए वो परेशान राजकुमार अपने पिता से भीख मांगता है कि उसे शाही गार्ड्स की टुकड़ी के साथ एक रेस्क्यू मिशन पर जाने की इजाजत दी जाए। लेकिन उस कड़क डेमन किंग ने तुरंत उसे डांटकर शांत कर दिया और राजकुमार और गार्ड्स दोनों के ही राजधानी से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। वो युवा राजकुमार एकदम सन्न रह गया, क्योंकि हमेशा से उसकी बहन ही इस काले सिंहासन की असली वारिस मानी जाती थी। लेकिन उस कमजोर शासक ने समझाया कि उसकी खुद की तबीयत तेजी से बिगड़ रही है, इसलिए किंगडम इस वक्त पूरी तरह कबाड़ा होने का रिस्क नहीं ले सकता। उसने साफ कहा कि एलैंड को तुरंत एक ऐसे उत्तराधिकारी की जरूरत है जो राजा की आखिरी सांस निकलते ही गद्दी संभालने के लिए तैयार हो। भारी मन से अपना सिर झुकाते हुए राजकुमार ने अपने पिता के उस सख्त हुक्म को चुपचाप मान तो लिया, पर अंदर ही अंदर उसका खून खौल रहा था। जब वो वहां से मुड़ा तो उसके चेहरे पर एक गहरा सन्नाटा था जो साफ इशारा कर रहा था कि गद्दी मिलने की ये होड़ आगे चलकर एक बहुत ही खूनी पारिवारिक जंग में बदलने वाली है। महल के अंदर वो बूढ़ा राजा एक लंबी और थका देने वाली आह भरता है और दीवार पर टंगे एक फैमिली पोर्ट्रेट को देखता है। वो पुराने अच्छे दिनों की उस पेंटिंग को बड़ी उम्मीदों से ताकते हुए मन ही मन सोचता है कि उसकी प्यारी बेटी आखिर इस वक्त कहाँ होगी। इस बीच उधर उत्तरी बर्फीली पहाड़ियों में उस ग्रैंड विजार्ड के मांस वाले मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ने से बर्फीली चोटियों पर एक बहुत बड़ी शॉकवेव उठती है। एलन बर्फ में बने उस खाली गड्ढे को थोड़ी निराशा के साथ देखता है और सोचता है कि काश इस विलेन ने मरते मरते कोई क्लासिक डायलॉग तो मारा होता, लेकिन उसका ये लापरवाह अंदाज फ्रेडी को उसके और करीब ले आता है। वो अपनी तेज नजरें उस पर टिकाती है और सीधे उसका असली इंट्रोडक्शन मांगती है। अपने कंधे उचकाते हुए हमारा लड़का कूल बनने की कोशिश करता है और कहता है कि वो तो बस एक सीधा साधा रोजमर्रा का मामूली जंगली है। ये सुनते ही राजकुमारी तुरंत चिल्लाकर कहती है कि तुम सफेद झूठ बोल रहे हो, क्योंकि उत्तर के असली योद्धा इस जंगली शब्द से सख्त नफरत करते हैं और खुद को बड़े गर्व से नॉर्थमैन कहते हैं। वो शक के घेरे में उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगती है और पूछती है कि भला इस अनपढ़ कबीलाई इलाके के बंदे को एलैंड की नेक्रोमेंसी के इतने गहरे और प्रतिबंधित सीक्रेट्स कैसे पता हो सकते हैं। यह देखकर कि वो चारों तरफ से घिर चुका है, एलन उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाता है और मजाक में कहता है, अरे बस ऐसा समझ लो कि किसी जादुई भगवान ने मेरे कान में आकर ये फुसफुसा दिया था। ये सुनकर राजकुमारी थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत होने के बावजूद इस बार उसे छोड़ देती है। अपने सफर के कारण गंदे हो चुके स्कर्ट के कोने को पकड़कर फ्रेडी अपने इस मसीहा को एक बहुत ही फॉर्मल और शाही अंदाज में थैंक यू बोलने की तैयारी करती है। बड़ी राजकुमारी होने के नाते वो बहुत गहराई से झुकती है और लगातार 2 बार अपनी जान बचाने के लिए उसका दिल से शुक्रिया अदा करती है। वो वादा करती है कि जैसे ही वो अपने घर वापस पहुंचेगी उसका अमीर गटस्मिथ परिवार इस बड़े एहसान का पाई पाई चुकता कर देगा। लेकिन भाई, इस जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक तरीके से झुकने के चक्कर में उसका स्कर्ट गलती से थोड़ा ज्यादा ऊपर उठ जाता है, जिससे उसके अंडरगारमेंट्स साफ दिख जाते हैं। हमारा लड़का तो एकदम सुन्न रह जाता है और अपनी आदत के मुताबिक बिना सोचे समझे सीधे उसके अंडरवियर का रंग बोल बैठता है। ये सुनते ही राजकुमारी शर्म के मारे पैनिक हो जाती है और खुद को छिपाते हुए जोर से चिल्लाती है, अपनी नजरें हटाओ।
हालांकि एलन तुरंत अपनी सफाई में एक उंगली उठाता है और अजीब सी शक्ल बनाकर समझाता है कि अरे बाबा, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं तो किसी और ही चीज को देख रहा था। असल में वो इशारा कर रहा था पहाड़ से सीधे उनकी तरफ तेजी से नीचे आ रहे बर्फ के एक बहुत बड़े दहाड़ते हुए तूफान की तरफ। ये देखकर कि वो दोनों जिंदा दफन होने वाले हैं, हमारा लड़का बिना एक पल गवाए उस घबराई हुई राजकुमारी को दोबारा गोद में उठा लेता है। वो बर्फीली ढलानों पर अपनी जान बचाकर किसी रॉकेट की रफ्तार से भागता है, जबकि बर्फ की वो विशाल सफेद दीवार उन्हें पूरा निगलने पर तुली थी। उस दहाड़ते हुए बर्फीले तूफान से ऐन वक्त पर बचते हुए वो दोनों जैसे तैसे छिपने में कामयाब हो जाते हैं, एक आरामदायक और सुनसान पहाड़ी केबिन के अंदर, जहां सुलगती हुई आग की आंच पर पहले से ही एक बड़ा लोहे का पतीला चढ़ा हुआ था और उसमें बढ़िया गर्म सूप खौल रहा था। आखिरकार वो दोनों सुकून की सांस लेते हैं और अंगीठी के पास बैठकर कड़ाके की ठंड में भीगे अपने सारे कपड़े और सामान सुखाने लगते हैं। एलन अपनी गर्म ड्रिंक की एक चुस्की लेता है और मजे से पूछता है कि अगर वो सही वक्त पर ना आता तो वो खुद को बचाने के लिए क्या करने वाली थी। ये सुनकर फ्रेडी बड़े टशन में एक नाजुक सी चमकती हुई सुनहरी फूलों की चेन हवा में लहराती है और बड़े गर्व से कहती है कि उसके पास हमेशा से एक सीक्रेट वेपन था। इसे देखते ही हमारे लड़के के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो तुरंत पहचान जाता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि तबाही मचाने वाला एक बहुत ही खतरनाक हाईटायर जादुई स्क्रॉल है। उसकी इस कमाल की नॉलेज से इम्प्रेस होकर राजकुमारी उससे पूछती है कि क्या वो अपने इस तगड़े दिमाग से ये पता लगाने में उसकी मदद कर सकता है कि आखिर उसके मर्डर की सुपारी किसने दी थी। कंधे उचकाते हुए एलन सलाह देता है कि उन्हें सीधे सीधे कड़वे सच पर ध्यान देना चाहिए, यानी ये देखना चाहिए कि उसकी मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा। ये सुनकर फ्रेडी उदास होकर सिर झुका लेती है और दबी आवाज में मानती है कि सबसे बड़ा शक उसके अपने छोटे भाई ओटो पर है। ये नाम सुनते ही एलन के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे उस अजीबो गरीब गुलाबी बालों वाले शाही वारिस की याद आ जाती है जो घर पर गद्दी हथियाने के लिए बैठा है। लेकिन एलन उसे समझाता है कि जो शख्स सबसे पहले सामने दिखे उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि भले ही ओटो सबसे बड़ा सस्पेक्ट लग रहा हो, पर एलैंड के आम सुधारकों और कट्टरपंथी नवाबों के बीच की ये असली लड़ाई तब और बदतर हो जाएगी जब वो डरपोक राजकुमार गद्दी पर बैठेगा। इसका मतलब असली खेल कोई तीसरा ग्रुप खेल रहा है जो पर्दे के पीछे से चुपचाप सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहा है। ये सुनते ही फ्रेडी की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि एलन उस बदनाम अनडेड ग्रुप की बात कर रहा है। इस बहुत बड़ी साजिश को जानकर वो पैनिक हो जाती है और तुरंत खड़ी होकर कहती है कि उसे इसी वक्त राजधानी वापस भागना होगा। लेकिन हमारा लड़का बड़े आराम से अपना गर्म सूप चलाते हुए रूखे अंदाज में कहता है कि अगर तुम बाहर कदम रखोगी तो 30 सेकंड के अंदर बर्फ की मूर्ति बन जाओगी। फ्रेडी हाथ जोड़कर बेबसी से बहस करती है कि वो अपने किंगडम को इन काले साजिशकर्ताओं के हाथों तबाह होते हुए चुपचाप बैठकर नहीं देख सकती। इस पर एलन एक भरोसा देने वाली मुस्कान बिखेरता है और समझाता है कि ये जानलेवा बर्फीला तूफान 3 दिन में थम जाएगा और इस वक्त उनका जिंदा बचना ही दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। राजकुमारी अपनी बाहें सिकोड़कर बड़ी उत्सुकता से पूछती है कि तो इस बेहद संदिग्ध और मामूली से जंगली के दिमाग में क्या धांसू प्लान चल रहा है। इस पर हमारा लड़का बस मुस्कुराता है और पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि इस जीत का हमारा सबसे पहला कदम बस यही है कि हम जिंदा बचकर यहाँ से निकलें। फ्रेडी हैरान होकर उसकी बातों को सोचती है और उसे लगता है कि इस अजीब जंगली की बात में दम तो है। वो एलन के करीब आती है और उस अनडेड ग्रुप की साजिश को रोकने का पूरा पक्का इरादा जताते हुए कहती है कि उसे अपने साथ एक वफादार योद्धा की जरूरत है। वो अपनी वही कीमती सुनहरी चेन एलन की तरफ बढ़ाती है और फ्यूचर की डेमन क्वीन के तौर पर उसे हुक्म देती है कि वो उसके साथ एक पवित्र कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। लेकिन एलन बिना कोई टाइम गवाए उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि उसके अपने भी कुछ जरूरी काम है और वो एलैंड में हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। वो अच्छे से जानता था कि किसी शाही परिवार के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है उम्र भर की गुलामी की सजा, जो उसकी आजादी को हमेशा के लिए छीन लेगी। उसकी बेबसी को भांपते हुए और ये देखते हुए कि वो इन ताकतों के खिलाफ अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, फ्रेडी एक नया दांव खेलती है। चुलबुले अंदाज में वो खुद शादी के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देती है और कहती है कि फिलहाल उसके पास कोई जमीन या टाइटल तो है नहीं, तो यही उसकी तरफ से सबसे बड़ी पेमेंट होगी। ये सुनते ही एलन के गले में उसकी ड्रिंक अटक जाती है और वो खांसने लगता है। उसके इस बेहद बोल्ड और अजीब प्रपोजल से वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है और पागलों की तरह हाथ हिलाते हुए सफाई देता है कि अरे भाई, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आगे चलकर तुम मेरे लिए एलैंड का एक सीक्रेट जादू परफॉर्म कर दो। राजकुमारी तुरंत उसकी ये शर्त मान लेती है, लेकिन वो उसे पहले ही आगाह कर देती है कि इसके लिए उन्हें पहले से ही कुछ बहुत ही रेयर सामग्रियां इकट्ठा करनी होंगी। केबिन में थोड़ा और अंदर जाते हुए एलन आगे आगे चलता है और फ्रेडी उसके ठीक पीछे पीछे चलती है, जो अभी भी उसकी इस अजीब शर्त को समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारा लड़का सोचता है कि बकवास करने से अच्छा है कि सीधे करके ही दिखा दिया जाए। वो अपनी उंगलियों के पोरों पर नीली जादुई एनर्जी को जगाता है और अपने इस नए शरीर के असली मालिक की यादों की गहराई में उतरने के लिए खुद को पूरी तरह फोकस करता है। तभी अचानक उसका लेजेंडरी वर्ल्ड शिपिंग टैलेंट एक्टिवेट हो जाता है और उसकी आंखों के सामने एक बड़ा सा चमकता हुआ नीला मैजिक सर्कल बनने लगता है
वो इस जादुई रस्म के लिए जरूरी सटीक डेटा निकालने के लिए अपनी हथेली को उस चमकते हुए होलोग्राफिक इंटरफेस पर टिका देता है। इसी बीच इस शरीर के पुराने मालिक की बची कुची यादें उसके दिमाग में दोबारा तैरने लगती हैं, जिससे पुरानी टाइटन शक्तियां उसके दिमाग में एकदम साफ हो जाती हैं। एलन मन ही मन कसम खाता है कि वो इस शरीर के पुराने मालिक के जले हुए गांव की तबाही के पीछे का काला सच भी जरूर सामने लाएगा। बाहर बर्फीली उत्तरी हवाएं अभी भी उन बर्फीली चोटियों पर पागलों की तरह गरज रही थीं, जिसकी वजह से वो दोनों आराम से अपने इस केबिन में सुरक्षित कैद थे। वहां फ्रेडी कमरे में अचानक तैरती हुई प्राचीन भाषा में लिखी उस बड़ी सी चमकती नीली दीवार को देखकर दंग रह जाती है। उसे समझ आता है कि इस प्रतिबंधित जादू को असल में एलीट वॉरियर्स की पूरी फौज खड़ी करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे देखकर वो सोचने लगती है कि आखिर उसने किस मॉन्स्टर के साथ हाथ मिला लिया है। एलन उसे आराम से समझाता है कि इस जादू के लिए जरूरी ज्यादातर चीजें तो ब्लैक मार्केट में आराम से मिल जाएंगी, सिवाय उस बेहद दुर्लभ ड्रैगन के खून के। फ्रेडी उसका हाथ पकड़कर शक के साथ पूछती है कि क्या वो तबाही मचाने वाले इस नक्शे से सच में किसी जंग को रोकना चाहता है, लेकिन हमारा लड़का बस प्यार से मुस्कुराता है और बड़े ही मक्खन अंदाज में कहता है कि ताकत अपने आप में ना तो अच्छी होती है और न ही बुरी, वो बस एक जरिया है। और फिर कहता है कि फिलहाल वो एक स्कॉलर की तरह सोच रही है। एलन की इस गहरी फिलॉसफी को सुनकर फ्रेडी एकदम निशब्द रह जाती है और उसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगती है। वो अपने शाही खानदान की कसम खाती है कि वो उसकी इजाजत के बिना इस प्रतिबंधित नक्शे का जिक्र कभी किसी से नहीं करेगी और न ही इसका गलत इस्तेमाल करेगी। हालांकि एलन मजाक में उसे रिलैक्स होने को कहता है और बताता है कि तूफान थमते ही वो पास के शहर फ्लैंडर के लिए निकल सकते हैं। 3 दिन बाद वो दोनों आखिरकार फ्लैंडर के बड़े और चहल पहल वाले दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था जो किसी भी नवाब के कंट्रोल से एकदम आजाद था। वहां सींगों वाला एक भारी भरकम बीस्टमैन चिल्लाते हुए भीड़भाड़ वाली सड़कों को साफ कर रहा था, जबकि हमारा लड़का अपनी गाड़ी की खिड़की से इस हलचल भरे शहर को चुपचाप देख रहा था। वो बाजार में अजीबोगरीब लो टायर बीस्टमैन और जादुई रूप से बदले गए डायमंड्स को कमरतोड़ मजदूरी करते हुए देखता है। उसे एहसास होता है कि गेम के इन जादुई किरदारों को असलियत में अपनी आंखों के सामने देखना उसके अंदाजे से कहीं ज्यादा तगड़ा और असली एक्सपीरियंस था। उस ऊंचे पत्थर के परकोटे और गुलजार सड़कों को देखते हुए एलन को समझ आता है कि ये फैंटेसी दुनिया किसी भी वीडियो गेम से कहीं ज्यादा सच है। तभी फ्रेडी गाड़ी से अपना सिर बाहर निकालती है और एक्साइटेड होकर कहती है कि चलो भाई, हम पहुंच गए, जिससे उसके ख्यालों का सिलसिला टूट जाता है। हमारा लड़का एक क्लासी भाड़े के सैनिक के भेष में बाहर आता है और राजकुमारी भी भीड़ में घुलने मिलने की कोशिश करते हुए उसके पीछे पीछे चलती है। लेकिन जब वो भीड़भाड़ वाली सड़कों से गुजर रहे होते हैं तो वो नोटिस करती है कि एलन लगातार आसपास की जगह को स्कैन कर रहा है। वो उत्सुकता से पूछती है कि वो क्या देख रहा है। एलन उसके करीब झुकता है और दबी आवाज में वार्निंग देता है कि अपनी आवाज धीमी रखो। वो उन संदिग्ध आंखों की तरफ इशारा करता है जो चुपचाप उन पर नजर रखे हुए थीं। ये सुनते ही राजकुमारी पैनिक हो जाती है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और घबराकर पूछती है कि क्या उनके दुश्मनों ने उन्हें यहाँ भी ढूंढ लिया है। लेकिन हमारा लड़का एकदम बेफिक्र रहता है। वो बड़े ही शांत दिमाग से उसे यकीन दिलाता है कि हालात उतने भी बुरे नहीं हैं जितना वो सोच रही है। वो समझाता है कि ये जो सामने दिख रहे हैं ये तो बस नौसिखिए जासूस हैं, जिन्हें हमारा ध्यान भटकाने के लिए चारे की तरह भेजा गया है, ताकि हमारा ध्यान उन असली प्रोफेशनल्स पर न जाए जो चुपचाप साए में घात लगाए बैठे हैं। चूंकि उसकी अभी की ताकत इतनी नहीं थी कि वो राजकुमारी की सुरक्षा की 100% गारंटी दे सके, इसलिए एलन एक सड़क पर चल रहे खेल तमाशे की तरफ इशारा करता है और सलाह देता है कि उन्हें ब्लैक मार्केट का रुख करना चाहिए। ये सुनकर फ्रेडी शर्मिंदगी के साथ सोने के सिक्कों की अपनी एक छोटी सी थैली बाहर निकालती है और मानती है कि उसका शाही बजट इस वक्त एकदम कंगाली की कगार पर है। उस भीड़भाड़ में से राजकुमारी का रास्ता बनाते हुए एलन पूरे भरोसे के साथ उसे यकीन दिलाता है कि मिमिर नाम का एक रहस्यमयी बंदा उनके अगले कदम में उनकी मदद करेगा। वो दोनों सीधे एक खूबसूरत पत्थरों वाले फव्वारे के पास पहुंचते हैं, जहां गोल मटोल कबूतरों का एक झुंड मजे से दाना चुग रहा था। वहीं पास के एक बेंच पर भूरे रंग की टोपी पहने एक आलसी सा दिखने वाला आदमी पसरा हुआ था और बर्ड फीड बेचने वाले की आवाज सुन रहा था। उस बेंच के पास जाकर हमारा लड़का आधी रात और दिमाग की बत्ती गुल होने जैसी एक पहेलीनुमा खुफिया लाइन मारता है। ये सुनते ही उस निठल्ले का ध्यान तुरंत उनकी तरफ जाता है। वो संदिग्ध अजनबी अपनी चौड़ी टोपी को धीरे से ऊपर उठाता है, जिससे उसकी तेज और शातिर नजरें दिखती हैं। वो इन नए मेहमानों को ऊपर से नीचे तक नापता है और उठकर बैठते हुए उनका नाम पूछता है। प्लाजा के अपने शांत कोने में इनके अचानक टपक पड़ने से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। एलन मुस्कुराता है और गेम का एक बहुत ही हाई लेवल और अजीबोगरीब पासवर्ड बड़बड़ाने लगता है, जिसमें वो पौराणिक नदियों को पार करने और नर्क के दरवाजे से गुजरने की बातें करता है। फ्रेडी एकदम कंफ्यूज होकर उसे ताकती रह जाती है और मन ही मन सोचती है कि क्या ये फालतू की बकवास सच में उनके अंदर जाने का टिकट है। लेकिन वो गेटकीपर अभी भी पूरी तरह शक में डूबा था। वो उन्हें चेतावनी देता है कि बिना किसी ऑफिशियल फैमिन की सिफारिश के कोई भी एरा गेरा नत्थु खैरा उसके आगे से नहीं गुजर सकता। इस पर हमारा लड़का बस थोड़ा सा मुस्कुराता है और एक और लेजेंडरी पौराणिक रेफरेंस फेंक कर मारता है, ताकि देख सके कि ये अड़ियल गार्ड सच बर्दाश्त कर पाता है या नहीं।
एलन के सादे कपड़ों को देखते हुए वो गेटकीपर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बेटा, तुम्हारी शक्ल देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारी जेबों में कोई भारी माल पड़ा है। गेटकीपर के इस घमंड भरे अंदाज पर हंसते हुए हमारा लड़का अपने लबादे के अंदर हाथ डालता है और आराम से समझाता है कि वो कोई मामूली व्यापारी नहीं है। उसी वक्त वो अपने लेजेंड टैलेंट को एक्टिवेट करता है और हवा में से ही एक बेहद कीमती जादुई चीज तैयार कर देता है। देखते ही देखते उसके हाथ में सोने की एक शानदार अंगूठी आ जाती है जिसमें एक बड़ा सा चमकता हुआ लाल रत्न जड़ा था और जिससे कमाल की जादुई ताकत की वाइब्स निकल रही थीं। वो उस ताज़ा बनी अंगूठी को एक चालू मुस्कान के साथ गेटकीपर की तरफ बढ़ाता है और पूछता है, क्यों भाई, रास्ता खरीदने के लिए इतना वजन काफी है या कुछ और लाऊं? उस बेहद दुर्लभ और हाई टायर कीमियागरी के इस नायाब नमूने को देखकर गेटकीपर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और आंखें फटी रह जाती हैं। वो अपनी पुरानी बदतमीजी के लिए बहुत गहराई से झुककर माफी मांगता है और सफाई देता है कि मालिक, आपके इन सादे कपड़ों ने मुझे पूरी तरह धोखे में डाल दिया था। इस रिएक्शन से संतुष्ट होकर एलन उस सुधरे हुए गाइड और एक भारी आर्मर पहने गार्ड के पीछे पीछे पत्थरों वाली एक अंधेरी अंडरग्राउंड गुफा के रास्ते से नीचे चल देता है। जल्द ही वो गार्ड बड़े ही आदर के साथ इस महान कीमियागर का नाइट स्ट्रीट में स्वागत करता है और भरोसा देता है कि ब्लैक मार्केट में उन्हें अपनी जरूरत की हर चीज मिल जाएगी। अंडरग्राउंड शहर के उस साए में कदम रखते हुए एलन अपने उस बड़े प्लान को पूरा करने के लिए दुर्लभ सामग्रियां जुटाने की तैयारी कर लेता है। उस विशाल अंडरग्राउंड गुफा के अंदर पहुंचकर एलन और फ्रेडी मशालों की रोशनी से जगमगाते हुए एक छुपे हुए शहर के बीच से अपने गाइड के पीछे पीछे चलते हैं। वो गाइड उन्हें गोल्डन लाइट टैवर्न नाम की एक बहुमंजिला ईंटों की बिल्डिंग की तरफ इशारा करके बताता है कि अंदर एक अमीर क्लाइंट को फिलहाल एक कीमियागर की जरूरत है। इसके बाद वो गाइड बड़े सलीके से उनसे विदा लेता है और उन्हें अंदर इंतजार करने की सलाह देकर वहां से चला जाता है, जिससे आगे की पूरी मीटिंग संभालने की जिम्मेदारी हमारे इस कपल पर आ जाती है। एक लकड़ी की मेज पर बैठकर जब वो वेटर से ड्रिंक्स ले रहे होते हैं तब फ्रेडी कंफ्यूजन में धीरे से बुदबुदाती है कि भला ब्लैक मार्केट में अच्छे कीमियागरों की कमी क्यों होगी। एलन उसे आराम से समझाता है कि इज्जतदार कीमियागर इन गैरकानूनी कामों से दूर ही रहते हैं, लेकिन उसे खुद इस बदनामी से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि काम का पैसा सॉलिड मिल रहा हो। और भाई, ठीक उसी वक्त जब्बा नाम का एक हंसमुख और गंजा व्यापारी उनकी टेबल की तरफ बढ़ता है, मेज के पास आता है और अपनी टोपी को थोड़ा सा उठाकर अपने इन खास मेहमानों को इंतजार कराने के लिए माफी मांगने लगता है। बैठते ही वो उत्सुक व्यापारी तुरंत पूछता है कि एलन ने इतनी कम उम्र में कीमियागरी की इतनी जबरदस्त महारत हासिल करने के लिए भला किस लेजेंडरी उस्ताद से पढ़ाई की है। अपनी ड्रिंक का एक छोटा सा घूंट लेते हुए हमारा लड़का बड़े ही मक्खन अंदाज में एक मनगढ़ंत कहानी सुना देता है कि कैसे उसने सुदूर पश्चिम के एक बहुत ही मशहूर उस्ताद के पास रहकर ये सब सीखा है। और अपनी बात का तुरंत सबूत देने के लिए वो अपने वर्ल्ड शेपिंग टैलेंट का इस्तेमाल करता है और बिना किसी झंझट के अपने कांच के मग को बिल्कुल जब्बा के चेहरे की शक्ल में बदल देता है। इसे देखकर वो व्यापारी एकदम भौचक्का होकर ताकता रह जाता है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसका पाला सदियों में एक बार पैदा होने वाले किसी जादुई जीनियस से पड़ा है। वो आदर के साथ झुकता है और खुश होकर हमारे इस जवान उस्ताद को ब्लैक मार्केट के कीमती सामानों का अंदाजा लगाने के लिए ऊपर बुलाता है। जैसे ही वो लकड़ी की चरमराती सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, जब्बा बड़े चाव से इस भेस बदले हुए कपल को अपने प्राइवेट और कड़ी सुरक्षा वाले कमरे की तरफ ले जाता है। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि पैसे की तो कोई टेंशन ही नहीं है और फिर उन्हें शांति से काम करने के लिए अकेला छोड़कर चला जाता है। वहाँ मेज पर रखे कीमियागरी के औजारों को देखते हुए फ्रेडी मानती है कि उसने आज तक इस लेजेंडरी उस्ताद एडवर्ड एलरिक का नाम कभी नहीं सुना। उसकी ये बात सुनते ही वो गहरी सोच में डूब जाती है, जब एलन बड़े आराम से खुलासा करता है कि ये नाम तो उसने बस एक काल्पनिक कहानी से चुराया है। हमारा लड़का बस मुस्कुराता है और उससे कहता है कि उन कच्चे मालों की एक लिस्ट बना ले जो उन्हें पेमेंट के तौर पर वसूलने हैं। फिर भी राजकुमारी को बड़ा शक हो रहा था और वो पूछती है कि भला वो अपनी नकली पहचान उजागर किए बिना इस पेचीदा सामान की सही कीमत कैसे आंकेगा। एलन बस एक भरोसेमंद मुस्कान देता है और एक बार फिर अपने उस चीट कोड जैसे वर्ल्ड शिपिंग टैलेंट को ऑन करने के लिए अपना चमकता हुआ नीला इंटरफेस खोलता है। बिना किसी मेहनत के 2 घंटे का जादुई एनालिसिस चुटकियों में बीत जाता है और कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा आखिरकार पूरा खुलता है। बाहर आते ही हमारा लड़का पूरी की गई लिस्ट उस दंग रह गए जब्बा के हाथ में थमा देता है और वादे के मुताबिक अपना कच्चा माल मांगता है। जब्बा फूला नहीं समाता और वादा करता है कि वो ये दुर्लभ सामग्रियां और बचा हुआ सोना सूर्यास्त से पहले अल्केमिस्ट गिल्ड की सरकारी लैब में पहुंचा देगा। इसी बीच फ्रेडी एलन की नखरेबाज असिस्टेंट का अपना रोल बखूबी निभाते हुए हाथ के एक इशारे से उसे विदा कर देती है। वो अमीर व्यापारी बड़े ही आदर से इस रहस्यमयी जोड़ी के सामने झुकता है और वहां से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो दूर जाता है, जब्बा अपनी कैंप कंपी रोक नहीं पाता और सोचता है कि आखिर एक मामूली सी नौकरानी की घूरने वाली नजर से वो इतना क्यों डर गया। तभी उसका तेज तर्रार चमचा उसके करीब झुकता है और बर्फीले उत्तर से हाल ही में आए 2 यात्रियों के बारे में एक बेहद चौंकाने वाली अफवाह उसके कान में फूंकता है। ये सुनते ही वो व्यापारी तुरंत अपने चेले को हुक्म देता है कि वो अपने खुफिया बॉस से संपर्क करके इन अजीब मेहमानों की खबर दे। राजकुमारी के उस बर्फीले तेवर से अभी भी कांपते हुए वो व्यापारी गैलरी से गुजरते हुए अपने डर को भगाने की कोशिश करता है
उसका गार्ड जैसे ही कड़ियों को जोड़ता है, उसे समझ आ जाता है कि उनका ये नया कीमियागर हूबहू उसी भगोड़े से मैच करता है जिसकी तलाश बहुत ही खतरनाक ताकतें कर रही हैं। अब जब्बा के पास अपने चीफ को चुपचाप खबर भेजने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। उसे समझ आ चुका था कि उनके हाथ एक बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया है। इस बीच हमारे बेखबर हीरो हीरोइन वो दोनों ग्रैंड एल्केमिस्ट एसोसिएशन की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उनका भंडाफोड़ पहले ही हो चुका है। एलन अपने इस नए हाथ आए खजाने को देखकर एक ठंडी सांस भरता है और कहता है कि ब्लैक मार्केट का इतना बड़ा व्यापारी भी उस दुर्लभ ड्रैगन का खून का जुगाड़ नहीं कर पाया। ये सुनकर फ्रेडी खामोशी से आगे बढ़ती है और अपनी जेब से एक तेज चांदी का खंजर निकाल लेती है। उसके चेहरे के तेवर अचानक एक खतरनाक फैसले के साथ खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर हमारा लड़का चिंता में अपनी भौहें चढ़ा लेता है। उसे समझ आ जाता है कि ये लड़की अब कौन सा नया पागलपन करने जा रही है। बिना एक सेकंड भी हिचकिचाए वो राजकुमारी अपनी ही उंगली पर खुद ही कट मार लेती है ताकि अपने ड्रैगन खानदान के शाही खून को बाहर निकाल सके। वो बड़ी ही सावधानी से उस चमकते हुए लाल लिक्विड को कांच की एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा करती है ताकि उनके इस प्रतिबंधित जादू के लिए आखिरी और सबसे दुर्लभ सामग्री मिल सके। चेहरे पर थोड़ी कमजोरी पर एक जीत वाली मुस्कान के साथ वो उस भरी हुई शीशी को ऊपर उठाती है और गर्व से पूछती है कि क्या उसका ये शाही योगदान उसके लिए काफी है। इस पर एलन एक प्यारी और तारीफ भरी मुस्कान देता है और पूछता है कि इस बड़े जादुई सेटअप में अब उसका अगला रोल क्या होना चाहिए। तभी अचानक चमड़े की जिल्द वाली एक बहुत ही भारी भरकम किताब कमरे में धूल उड़ाती हुई धपाक से लकड़ी की मेज पर गिरती है। राजकुमारी समझाती है कि उसे तैयारी के लिए थोड़ा वक्त चाहिए और सलाह देती है कि वो इन घंटों का इस्तेमाल उसकी मातृभाषा की इस पूरी डिक्शनरी को याद करने में करे। हमारा लड़का बस हंसता है और अपनी टोपी को थोड़ा सा झुकाते हुए मजाक में पूछता है कि क्या वो इस भारी भरकम पढ़ाई के बहाने उसके गौरवशाला जंगली बैकग्राउंड के साथ कोई भेदभाव कर रही है। एक मखमली लाल सोफे पर आराम से पसरते हुए एलन टाइम पास करने के लिए उस भारी डिक्शनरी के पन्ने पलटने लगता है, जबकि फ्रेडी अपना काम शुरू करती है। लेकिन उसका ये शांत पढ़ाई का सेशन अचानक तब रुक जाता है जब उसे पास में ही जादुई एनर्जी का एक बहुत बड़ा झटका महसूस होता है। वो सिर उठाकर देखता है कि राजकुमारी कमाल की सफाई के साथ हाई लेवल कीमियागरी कर रही है और अपनी बीकर में नीले मन की एक चमकदार धार छोड़ रही है। हालांकि इस प्रतिबंधित जादू के लिए जरूरी गहरे फोकस की वजह से उसके इस सादे भेस के अंदर भी पसीना छूट रहा था, जिसे देखकर हमारा लड़का उसके इस गॉड लेवल टैलेंट का कायल हो जाता है और मन ही मन मानता है कि उसकी खुद की मामूली कीमियागरी की स्किल्स इसके सामने कहीं भी नहीं टिकती। और जैसे जैसे 3 लंबे घंटे धीरे धीरे बीतते हैं, कमरे में रखी इकलौती मोमबत्ती पिघलकर बिल्कुल छोटी सी रह जाती है, जो इस बात का इशारा थी कि उनकी पेचीदा तैयारी अब कामयाबी से पूरी हो चुकी है। तभी जमीन पर हरे रंग का एक चमकदार मैजिक सर्कल जल उठता है। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए फ्रेडी राहत की सांस लेती है और मजाक में शिकायत करती है कि उसकी कमाल की स्किल्स थोड़ी जंग खा गई हैं। इस पर एलन अंगड़ाई लेता है, जबकि वो घबराते हुए पूछती है कि क्या वो सच में इस जादू का ट्रायल रन छोड़े बिना ही सीधे आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन हमारा लड़का बस एक कॉन्फिडेंट मुस्कान बिखेरता है और उसे यकीन दिलाता है कि उसे उसकी इन कमाल की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। उस चमकते हुए चेहरे को देखते हुए एलन दंग रह जाता है कि फ्रेडी के जीनियस दिमाग की वजह से इस तैयारी का कंप्लीशन रेट पूरे 200% था। वो उस घबराई हुई राजकुमारी के कंधे को हौसला देते हुए थपथपाता है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक प्यारी सी मुस्कान देता है। इसके बाद वो बड़े आराम से अपनी शर्ट उतार देता है, जिससे उसका एक गजब का मस्कुलर शरीर सामने आ जाता है, जो उसे इस शरीर के पुराने मालिक से विरासत में मिला था। वो पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि अब बिना एक सेकंड भी गंवाए वो इस खतरनाक जादू को शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसे देखते ही हमेशा पर्दे में रहने वाली हमारी राजकुमारी शर्म के मारे लाल पीली हो जाती है और इस अचानक हुए शो से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन हमारा लड़का एकदम ढीठ बना रहता है। वो मजे से अपनी पैंट भी उतारने लगता है और बड़े सलीके से उससे कहता है कि जरा 1 मिनट के लिए अपना मुंह उधर घुमा ले। फ्रेडी अनमने ढंग से वापस मुड़ती है और एक चमकते हुए ब्रश का इस्तेमाल करके सीधे उसकी खुली पीठ पर सुरक्षा देने वाले जादुई मंत्र बनाने लगती है। वो उसकी पीठ पर सोने जैसा चमकता हुआ एक सील बनाती है, जो इस भारी जादुई दबाव को झेलने के लिए उसकी लाइफ फोर्स को बढ़ा देगा। साथ ही वो उस पर पानी में सांस लेने वाला जादू भी चला देती है, ताकि उस हरे रंग के उबलते हुए जादुई पानी के अंदर उसका दम न घुट सके। इसके बाद हमारा बिना शर्ट वाला हीरो एक गहरी सांस लेता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस उबलते हुए गाढ़े जादुई पानी के टब में कदम रख देता है। फ्रेडी उसे बड़ी ही चिंता के साथ देखती है और मानती है कि वो इस बेहद खतरनाक और अनएक्सपेरिमेंटेड जादू को लेकर अभी भी बहुत डरी हुई है। लेकिन एलन उस उबलते हरे पानी के बीच से ही उसे एक रिलैक्स मुस्कान देता है और कहता है कि वो उसके इस खतरनाक पर्सनल फैसले के बारे में ज्यादा न सोचे। इसके बाद वो खुद को उस चमकते पानी में पूरी तरह डुबो लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो जबरदस्त जादुई एनर्जी अब उसके शरीर पर अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। वो उस बेहद गाढ़े मैजिक पानी में आराम से तैर रहा है, जबकि उसका दिमाग अपने शरीर को फिर से नए सिरे से बनाने की दर्दनाक प्रोसेस के लिए खुद को तैयार कर रहा है। लेकिन तभी अचानक उसके चारों तरफ हरे रंग की रोशनी का एक भयानक बवंडर उठता है, जो उसकी चेतना को खींचकर एक घूमते हुए जादुई शून्य में धकेल देता है।
हमारा लड़का जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, वो अचानक पन्ना जैसी हरी और बेहद अस्थिर चमक से जल उठती हैं। पर भाई, उसके होश तब उड़ जाते हैं जब उसे एहसास होता है कि उसकी चमकती हुई आत्मा टब से पूरी तरह बाहर निकल चुकी है और उसका असली शरीर पीछे ही छूट गया है। अब वो अपने सामने एक बड़ी सी चमकती नीली स्क्रीन देख रहा है, जिस पर उसके अपने ही शरीर के पुर्जों का पूरा नक्शा बना हुआ है। स्क्रीन पर तैरते हुए फेफड़े जिगर का एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पजल है जिसे उसे खुद अपने हाथों से सही जगह पर फिट करना है। इस प्रो गेमर की हालत पतली हो जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि भाई, उसके पास तो डॉक्टरी या सर्जरी का रत्ती भर भी असली एक्सपीरियंस नहीं है। तभी स्क्रीन पर 300 सेकंड का एक बड़ा सा टाइमर चलने लगता है। एलन समझ जाता है कि टाइम खत्म होने से पहले उसे बहुत फुर्ती दिखानी होगी। वो एक गहरी सांस लेता है और सबसे पहले जिंदा रहने को तवज्जो देते हुए स्क्रीन पर टैप करके अपना दूसरा दिल फिट कर देता है। तभी एक गुलाबी रंग की जबरदस्त रोशनी चमकती है और वो दिल सही जगह सेट हो जाता है, जिससे उसके अंदर गजब की ताकत दौड़ जाती है। इस कामयाबी से उसका हौसला बढ़ जाता है और उसके हाथ हवा में तैरने लगते हैं। वो पागलों की तरह स्क्रीन पर उंगलियां चलाकर अपना नर्वस सिस्टम और सांस लेने का पूरा सिस्टम फिट कर देता है। तभी उसकी नजर मेनू पर एक बोनस ऑप्शन पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि सिस्टम ने दया करके उसे एक बहुत ही भारी और तगड़ा आर्मर ऑफर किया है। नीली रोशनी के एक तेज धमाके के साथ वो भारी कवच उसके डिजिटल अवतार पर चढ़ जाता है और उसके पूरे शरीर को एक अजय सुरक्षा घेरे में बंद कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बदलाव कर पाता, वो चमकता हुआ टाइमर सीधे 0 पर आ जाता है, यानी उसका टाइम अब ऑफिशियल तौर पर खत्म हो चुका था। स्क्रीन पर एक बड़ा सा बधाई का मैसेज आता है जो उसके बढ़े हुए स्टैट्स दिखाता है, पर हमारा लड़का खिसियाकर कोसने लगता है कि भाई, उसने तो अभी अपनी पूरी प्रोफाइल भी चेक नहीं की थी। उधर असली दुनिया में उसका शरीर राजकुमारी की सख्त निगरानी में उस उबलते हुए हरे जादुई पानी में आराम से तैर रहा था। फ्रेडी एकदम सन्न होकर उसे ताक रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका मॉडिफाई किया हुआ मैजिक सर्कल इतना ज्यादा पावरफुल साबित होगा। एलन को उस टब में मजे से तैरते देख फ्रेडी मन ही मन सोचती है कि ये जंगली पार्टनर सच में कितना किस्मत वाला है। लेकिन उनका ये शांत पल तब चकनाचूर हो जाता है जब लकड़ी के भारी दरवाजे पर कोई बहुत जोर जोर से खटखटाने लगता है। राजकुमारी तुरंत अलर्ट हो जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि सबसे गलत मौके पर किसी ने उनका पता लगा लिया है। बाहर से कोई लगातार और बेसब्री से शीशे पर हाथ मार रहा था, जिससे अंदर चल रहे इस बेहद नाजुक जादू के बिगड़ने का पूरा खतरा था। पता चलता है कि बाहर और कोई नहीं बल्कि जब्बा है, जो दरवाजे के पीछे से मक्खन लगाते हुए माफी मांग रहा है और कह रहा है कि उनके सामान की लिस्ट में एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई है। फ्रेडी तुरंत अंदर से चिल्लाकर कहती है कि उसके उस्ताद अभी बिजी हैं, पर उसे अंदर से ही एहसास हो जाता है कि गैलरी में सिर्फ जब्बा नहीं बल्कि कई और घुसपैठिए घात लगाए खड़े हैं। वो बिना एक पल गंवाए तुरंत छत पर एक जादुई मंत्र मारती है, जिससे दरवाजे पर हरी और मोटी जादुई बेलें लिपट जाती हैं और वो पूरी तरह लॉक हो जाता है। वो जानती थी कि एक मामूली सा ताला उन्हें हमेशा के लिए नहीं रोक पाएगा, इसलिए वो कुछ और टाइम हासिल करने के लिए टायर 1 का एक मॉन्स्टर बुलाने की तैयारी करती है। उसके सामने एक चमकदार नीला मैजिक सर्कल बनता है ताकि वो उन घुसपैठियों के सामने एक जादुई जानवर खड़ा कर सके, जो उस लालची व्यापारी और उसके गुंडों को तब तक उलझाए रखे जब तक एलन के शरीर का ये बदलाव पूरा न हो जाए। लेकिन उसका जादुई पावर बहुत तेजी से खत्म हो रहा था, इसलिए फ्रेडी अपनी आखिरी बची कुची जादुई ताकत को भी झोंक देती है ताकि वो अपनी एनर्जी को फटाफट चार्ज कर सके। रोशनी का एक कड़क गोला तुरंत उसकी छाती में समा जाता है, जिससे उसका पूरा शरीर ताकत के एक जबरदस्त झटके से दोबारा चार्ज हो जाता है। उधर कमरे के बाहर वो लालची व्यापारी कंटीली झाड़ियों और भारी बेलों से बंद हो चुकी उस खिड़की के पार से लगातार अपनी गुहार लगाए जा रहा था। उसकी चीख पुकार को पूरी तरह इग्नोर करते हुए राजकुमारी एक बहुत ही हाई लेवल का समनिंग मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, ताकि उनकी रक्षा के लिए ताकतवर जानवरों की कई फौजें खड़ी की जा सकें। देखते ही देखते वहाँ 3 अजीबोगरीब जादुई जानवर प्रकट होते हैं। चश्मा पहने एक पोलर बियर, पानी से बना एक विशाल दानव और एक चमकता हुआ सफेद भेड़िया। अपने इस नए बॉडीगार्ड्स के झुंड के सामने शान से खड़े होकर वो हर आने वाले खतरे से निपटने के लिए अपनी सबसे तगड़ी डिफेंस लाइन तैयार कर लेती है। पर वो यहीं नहीं रुकती, वो तुरंत आसमान से और भी खतरनाक साथी को बुलाने के लिए 5th सर्कल का एक तगड़ा मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। तभी छत पर सोने की एक विशाल जादुई रिंग चमक उठती है और ऊपर से पंखों वाली एक बेहद खूबसूरत देवदूत नीचे उतरती है। इस आसमानी योद्धा का नाम गैब्रियल है, जिसके शरीर से इतनी पवित्र और भारी जादुई एनर्जी निकल रही थी कि पूरा कमरा उससे भर जाता है। वो बड़े ही सलीके से नीचे आकर राजकुमारी के सामने घुटने टेकती है और अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपनी मालकिन की रक्षा करने का पक्का वादा करती है। फ्रेडी के बुलाए ये तीनों जादुई जानवर पूरी तरह तैयार खड़े थे। उनकी आंखों में गजब का तेज चमक रहा था। इधर जब्बा अपने 2 सबसे तगड़े और हट्टे कट्टे पहलवानों को दरवाजा तोड़ने का हुक्म देता है। वो घमंडी दैत्य जैसे ही पूरे जोश में आगे बढ़ते हैं और पहला पहलवान अपना भारी कंधा सीधे दरवाजे पर मारता है, वैसे ही वहां लगा सुरक्षा चक्र एक्टिवेट हो जाता है।
सोने जैसी चमकती जादुई एनर्जी का एक ऐसा जबरदस्त धमाका होता है कि वो दोनों बॉडी बिल्डर गधे हवा में उड़ते हुए पीछे जा गिरते हैं और दर्द के मारे फर्श पर तड़पने लगते हैं। उनका लीडर गुस्से में चिल्लाता है और इस अनचाहे जादू को कोसने लगता है, जबकि उसका दूसरा पार्टनर सिर चकराने की वजह से पीछे ढेर पड़ा था। ये देखकर कि कोरी ताकत से काम नहीं चलेगा, बौखलाया हुआ जब्बा अपने भाड़े के सैनिकों की पूरी पलटन को कमरा तोड़ने का हुक्म दे देता है। ब्लैक मार्केट के उन शातिर गार्ड्स की पूरी लाइन आगे बढ़ती है, जिनके हाथों में भारी कुल्हाड़ियां और लकड़ी के मोटे डंडे थे। वो उस बंद दरवाजे पर पागलों की तरह वार करना शुरू कर देते हैं ताकि अंदर का डिफेंस पूरी तरह तोड़ सकें। शुक्र है कि वो कंटीली हरी बेलें बहुत मजबूत थीं। वो उनके भारी हमलों को झेलती रहीं, भले ही उनके पीछे लगा कांच मकड़ी के जाले की तरह पूरी तरह चटक चुका था। कमरे के अंदर गैब्रियल अपने पंखों में फ्रेडी को लपेट लेती है और मजाक में राजकुमारी को याद दिलाती है कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उसे सौंपी गई है। फ्रेडी देवदूत के इस ड्रामेटिक भाषण को बीच में ही प्यार से रोकती है और कहती है कि अगर पासा उल्टा पड़ जाए तो मेरी माँ तक एक बहुत जरूरी मैसेज पहुंचा देना। वो खूबसूरत देवदूत एक समझदार और प्यारी सी मुस्कान के साथ सिर हिलाती है और बिना किसी झिझक के राजकुमारी की इस भारी जिम्मेदारी को कबूल कर लेती है। लेकिन उनका ये शांत पल तब चकनाचूर हो जाता है जब वो बंद दरवाजा आखिरकार टूट जाता है। सामने हथियारों से लैस भाड़े के सैनिकों की गुस्साई भीड़ खड़ी थी, जिसकी अगुवाई वो अकड़ू जब्बा कर रहा था। वो पूरी ठसक के साथ कुल्हाड़ी वाले गुंडों को लेकर कमरे में घुसता है, लेकिन अंदर का नजारा देखते ही उसके कदम जहां के तहां जम जाते हैं। सामने उनका स्वागत करने के लिए जादुई जानवरों की पूरी फौज खड़ी थी। उस लालची व्यापारी के पसीने छूट जाते हैं और वो पागलों की तरह सोचने लगता है कि भला दो मामूली से मुसाफिरों ने यहाँ पूरा का पूरा चिड़ियाघर कैसे खड़ा कर दिया। लेकिन उसे सोचने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि गैब्रियल और उसके खूंखार जानवर उन पर टूट पड़ते हैं। वो डरपोक गुंडे इस अचानक हुए हमले से बचने के लिए चिल्लाते हुए अपनी डिफेंस लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, जो पल भर में तहस नहस हो जाती है। खासकर तब जब उस चश्मा पहने पोलर बियर को गुस्सा आ जाता है कि किसी ने उसे जानवर कहा और वो खींचकर ऐसा जबड़ा तोड़ मुक्का मारता है कि हड्डियां चटक जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो पानी का विशाल दानव बाकी बचे गुंडों को तिनके की तरह बहा ले जाता है, उन गुंडों को हवा में उड़ा देता है, जिससे उस लालची व्यापारी का ये बड़ा हमला पूरी तरह एक बुरे सपने में बदल जाता है। अपनी पूरी पलटन को चंद सेकंड में पिटता देख जब्बा की सारी हेकड़ी तुरंत हवा हो जाती है और वो अपनी जान बचाकर भागने के लिए चिल्लाता है। लेकिन उसके भागने का रास्ता वो चमकता हुआ सफेद भेड़िया तुरंत रोक लेता है, जो एक गहरी और डरावनी गुर्राहट के साथ उस कांपते हुए व्यापारी को कोने में घेर लेता है। अपनी खाल बचाने के लिए जब्बा एक छोटा सा खंजर निकालता है और बड़े ही दयनीय अंदाज में उस जादुई जानवर को नकली दावत का लालच देकर पटाने की कोशिश करता है। इससे वो शानदार जीव और ज्यादा भड़क जाता है। वो सीधे उसके मुंह पर एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारता है और सीधे उसके पेट में अपनी जबरदस्त टक्कर दे मारता है, जिससे उस लालची व्यापारी की आंखें घूम जाती हैं और वो सीधे पीछे जा गिरता है। कमरे के अंदर गैब्रियल अपना सिर पीट लेती है, क्योंकि उसे अब समझ आता है कि राजकुमारी ने पहले उसे बुलाने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखाई थी। लेकिन उस देवदूत का ये ड्रामा तब और बढ़ जाता है जब उसकी नजर उस पानी के टब में तैरते एलन पर पड़ती है। वो जोर जोर से रोने लगती है कि उसकी प्यारी राजकुमारी को एक जंगली उठा ले गया। गैब्रियल उड़कर उस उबलते हरे पानी के पास जाती है और सोते हुए हीरो को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे एहसास होता है कि फ्रेडी ने इस प्रतिबंधित जादू को पूरा करने के लिए अपने खुद के ड्रैगन खानदान के शाही खून की कुर्बानी दी है। वो सीधे सवाल करती है कि आखिर उन दोनों का असली रिश्ता क्या है। ये सुनकर राजकुमारी शर्म से लाल हो जाती है और हकलाते हुए सोचने लगती है कि इस रहस्यमयी जंगली के बारे में आखिर क्या समझाए। फ्रेडी बहुत ही दबी और सच्ची आवाज में मानती है कि एलन उसके लिए एक बहुत ही खास दोस्त है। वो उस उबलते टब की तरफ देखते हुए मन ही मन दुआ करती है कि उसका ये पार्टनर हालात और बिगड़ने से पहले बस कैसे भी जाग जाए। लेकिन उसकी ये मन्नत तब अधूरी रह जाती है जब गैलरी से अचानक तड़पने की एक भयानक चीख गूंजती है और साथ ही जादुई बेलों के टूटने की आवाज आती है। राजकुमारी घबराकर अपना सिर घुमाती है और पूछती है कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। तभी उसके बुलाए हुए जादुई जानवर भी घिन के मारे पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि कमरे के अंदर एक गंदी काली भाप रिसने लगी थी। बाहर उस लालची व्यापारी के गुंडे मक्खियों की तरह मर रहे थे। पहले से ही बिछाए गए एक बहुत ही खतरनाक जहरीले श्राप की वजह से उनके शरीर तेजी से गल रहे थे। गैब्रियल तुरंत ताड़ जाती है कि जिसने भी ये गंदा जादुई जाल बुना है वो इन मौतों का इल्जाम उन पर मढ़ने की कोशिश कर रहा है। और भाई ठीक उसी वक्त एक नकाबपोश रहस्यमयी शख्स दरवाजे से अंदर कदम रखता है। वो राजकुमारी को ऐसे हाय हेलो करता है जैसे कोई पुराना स्कूल का दोस्त हो। उसे देखते ही फ्रेडी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो यकीन नहीं कर पाती कि वो सच में किसे देख रही है। वो तुरंत पहचान जाती है कि ये खतरनाक घुसपैठिया और कोई नहीं बल्कि केन पैलेस है, उसका पुराना शातिर क्लासमेट जो साफ तौर पर पुराना हिसाब चुकता करने आया था। फ्रेडी सीधे उससे पूछती है कि क्या उसके यहाँ होने का मतलब ये है कि उस नेक्रोमैंडर ग्रुप ने उसके शाही परिवार से गद्दारी कर दी है। अपनी हुड को पीछे खींचते हुए केन एक कुटिल मुस्कान के साथ कहता है कि देशद्रोह के इस गंभीर आरोप को वो बस क्लासमेट्स के बीच की एक मामूली नोकझोंक समझ रहा है।
नेगेटिव एनर्जी के इस बहुत बड़े झटके को महसूस करते हुए गैब्रियल आगे बढ़ती है और राजकुमारी को सचेत करती है कि कोई बेहद ही खतरनाक और काली ताकत उनके करीब आ रही है। देवदूत के इस तेज दिमाग का मजाक उड़ाते हुए वो क्लासमेट अपने फैले हुए हाथ से काले और सड़े हुए मन का एक चक्रवात छोड़ता है। देखते ही देखते सायों के बीच से लाल आंखों वाला एक विशाल सींगों वाला कंकाल उनकी डिफेंस लाइन को तबाह करने के लिए खड़ा हो जाता है। आत्माओं को कंट्रोल करने का ये हाई लेवल का खेल देखकर फ्रेडी दंग रह जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके इस पुराने क्लासमेट ने किसी तरह जादू की टायर 2 वाली महारत हासिल कर ली है। अपने चेहरे पर एक अजीब सा टैटू वाली मुस्कान लिए केन कड़वाहट के साथ